विशेष मराठी और मी मराठी यूएसए के सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है साकेत और आज हम एक बहुत ही खास बातचीत करने वाले हैं। बातचीत होगी 25 अक्टूबर को हुए मोहन भागवत जी के भाषण का। उनकी परंपरा अनुसार यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा अनुसार उन्होंने भाषण किया। विजयादशमी के दिन ये भाषण था और भाषण में कई मुद्दों की उन्होंने बात की, कई मुद्दों को उन्होंने पास ऑन किया लोगों को और अपने ही जो आरएसएस के मेंबर्स थे, आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे और पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया। नागपुर से था ये भाषण, जहाँ है हेडक्वार्टर्स आरएसएस के। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले जी। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर निरंजन टकले जी के साथ बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज इसी मुद्दे को लेकर एक थोड़ी सी बहुत विस्तार से बात हम करेंगे। तो सबसे पहले कल जो 25 अक्टूबर का भाषण हुआ, मोहन भागवत जी ने बहुत मुद्दों को कवर करना चाहा, जो कि उन्होंने किया भी। तो एक पूरे तरह से आपने देखा, हमने देखा, हम सभी ने वो भाषण देखा, सुना। सबसे पहले आपके उस पर विचार क्या? उसके बारे में मैंने वो लाइव टेलीकास्ट तो उनका नहीं देखा था, लेकिन उसकी जो खबरें आई है दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में, वो मैंने देखी थी। और उन्होंने मतलब उसके टाइटल्स जो थे कि हिंदुत्व ये सिर्फ पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, उससे कई ज़्यादा बढ़कर है, ऐसा उन्होंने उसमें कहा। तो और पूरी खबर मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि अखबारों ने या मीडिया ने उसके बारे में जो कवरेज किया है वो सिर्फ रिपोर्टिंग किया है। मतलब उन्होंने जो कहा उसका सिर्फ रिपोर्टिंग उन्होंने अपने अखबारों में या चैनल्स पर किया है, उसका विश्लेषण कहीं भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हम कहते हैं इसको कि ये जर्नलिज्म है, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टिंग है, इसमें जर्नलिज्म नहीं है। उसका विश्लेषण होना चाहिए था, जो अभी तक किसी भी प्रसार माध्यम की तरफ से नहीं हुआ है, और वो होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसमें कई सारी बातें हैं जो बहुत वेग तौर पर कही गई है। उसके मतलब असली मायने क्या है वो लोगों को समझ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत वेग रखा है उन्होंने, और शायद वो जानबूझ कर रखा है, जो कि संघ की अभी तक की स्ट्रेटेजी रही है कि आप कन्विंस नहीं कर सकते हो तो कंफ्यूज रखो लोगों को। तो इस तरह से वो पूरा उनका भाषण रहा, ऐसा मेरा मानना है। तो सर, हम यही विशेष मराठी में इस बात का विश्लेषण करेंगे और आप जो कह रहे हैं कि इस बात का, इस भाषण का विश्लेषण नहीं हुआ है, तो हम विशेष मराठी में वो करते हैं। तो चलिए इसी बात पर, यानी कि जो बात को बार बार कहा गया, जो शब्द का बार बार उच्चारण हुआ, हिंदुत्व, तो हिंदुत्व को थोड़ा सा और हम विस्तार रूप से यहाँ पर देखते हैं और जो मोहन भागवत का जो उन्होंने कहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या लगता है आपको कि आपने भी पिछले जवाब में कहा कि उन्होंने कुछ वेग तरीके से उन बातों को रखा। अभी तक आरएसएस की हिंदुत्व की डेफिनेशन आपको क्या लगता है? ऐसा है, हिंदुत्व की डेफिनेशन सबसे पहले लिखी थी सावरकर ने। सावरकर ने हिंदुत्व नाम की एक किताब लिखी थी, और 1923 में। और उस किताब में उन्होंने ये सब डिफाइन करने की, आर्टिकुलेट करने की कोशिश की गई थी। और ये ध्यान में रखना होगा, ये संघ की स्थापना के 2 साल पहले विनायक दामोदर सावरकर ने ये हिंदुत्व नाम, ये शब्द भी उन्होंने ही इजाद किया था। इस शब्द का जन्म भी उन्होंने ही दिया था। हम कहते हैं कि इसको कॉइन उन्होंने किया था। हिंदुत्व ये बेसिकली एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, ये रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व अलग है। हिंदुइज्म के कई सारे मायने हैं, लेकिन हिंदुत्व ये बेसिकली पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। और मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन नफरत की बुनियाद पर है। दूसरे धर्मों के प्रति एक नफरत है, घृणा है उसमें। क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की डेफिनेशन करते वक्त जब नेशनैलिटी डिसाइड की थी, नेशनैलिटी की बात की थी, तब उन्होंने उस किताब में ये कहा था कि जो व्यक्ति इस भूमि को अपनी पितृभूमि
मानता है और ये भूमि उसकी पुण्य भूमि भी है। जो कल मोहन भागवत की भाषण में भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिनको जिनको जो अपने आप को इस भूमि के सुपुत्र या सुकन्या मानते हैं, या आधी बात उन्होंने कही। लेकिन ओरिजिनल हिंदुत्व की जो डेफिनेशन है, जो गोलवलकर ने भी लिखी है, उनकी जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, वो बंच ऑफ थॉट्स में भी उन्होंने लिखा है। सावरकर ने अपनी गोलवलकर की हिंदुत्व किताब में भी लिखी थी। वो ओरिजिनल डेफिनेशन उसकी ये है कि जिनकी ये पितृभूमि है और जो इस भूमि को पुण्य भूमि भी मानते हैं। अब इस डेफिनेशन में वो सीधे तौर पर एक तरह से बता रहे हैं कि जिनकी ये पुण्य भूमि नहीं है उनका ये देश नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि मुस्लिमों की ये पुण्य भूमि नहीं है, उनकी पुण्य भूमि कहीं मक्का मस्जिद मदीना कहीं अलग जगह पे है। क्रिश्चियनों की ये भूमि नहीं है क्योंकि उनकी भी पुण्य भूमि कहीं और है। जूस की ये पुण्य भूमि नहीं है क्योंकि उनकी भी पुण्य भूमि कहीं और है। तो सीधे तौर से उन्होंने इन तीन रिलीजन्स को नकार दिया कि आप हिंदुस्तानी, आप इंडियन नहीं हो सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये डिवीजन पर आधारित ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, ये नफरत पर आधारित पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। बाद में जाके गोलवलकर ने जब उनकी बंच ऑफ थॉट्स किताब लिखी, जो पहली बार संघ की आइडियोलॉजी आर्टिकुलेट की गई थी और शायद आखिरी बार, उसके बाद कभी भी इतने स्पष्ट शब्दों में संघ की आइडियोलॉजी आर्टिकुलेट नहीं हुई। तो उस किताब में उन्होंने ये लिखा था कि क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एंड दलित्स आर द ब्लड सकर्स, or they will have to either assimilate and merge with the majority community, or they will have to live at the mercy of the majority community. There will not be any special rights and privileges and protection to them. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा ये है कि वो ये कहते हैं कि ये हमारा मतलब हिंदुइज्म का या हिंदुत्व का खून निचोड़ने वाले ये रिलीजन्स है और इनको मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ मर्ज होना पड़ेगा। मतलब इनको अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी छोड़कर हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी अगर इस देश में है तो उस मेजॉरिटी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, नहीं तो उनको इस मेजॉरिटी कम्युनिटी की दया पर जीना होगा। इनको कोई भी स्पेशल राइट्स, प्रोटेक्शन या प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। ये उनका सीधे तौर पर उन्होंने ये लिखा है उस किताब में। और कल मोहन भागवत ने, परसों मोहन भागवत ने जो बात की आरएसएस के वो विजयादशमी के समारोह में, वो इसकी आधी बात थी। उन्होंने इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को क्लियर कट शब्दों में कहना चाहिए था, जो उनकी ओरिजिनल आइडियोलॉजी है। हम जो पिछले 6 साल से देख रहे हैं वो उसी गोलवलकर की ओरिजिनल आइडियोलॉजी के आधार पर चल रहा है। यहाँ पर आइदर मर्ज विथ द मेजॉरिटी कम्युनिटी और लिव एट द मर्सी, और लिव एट द मर्सी का हम पूरे देश में तांडव देख रहे हैं पिछले 6 सालों से। तो मैं ये मानता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही वो आधी बात कही, उन्होंने वेग तौर पर कह दिया। इसके आगे चलकर उन्होंने और कहा कि हम रूढ़ी और परंपरा के मूल्यों को मानने वाला ये हिंदुत्व है। ये भी बहुत खतरनाक बात है। चलिए, आपने इन बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा और कोई भी इसमें दो मत नहीं था आपका। तो इसी को लेकर और भी आगे जो आपने बात कही उसी को लेकर मेरा सवाल है, तो क्या आरएसएस आज की तारीख में सावरकर के दिए हुए जिस पुस्तिका का आपने उल्लेख किया हिंदुत्व की पुस्तिका पे नहीं चल रहा? इसी बात है कि संघ सावरकर की बातों पे चल रहा है या नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि वो उनकी कुछ बातों पर चल रहा है, जो बातें नफरत पैदा करती है या नफरत को बढ़ावा देती है, खासकर रिलीजियस, धार्मिक नफरत को बढ़ावा देती है। सावरकर ने बाकी जो बातें कही थी गाय के बारे में कि वो एक उपयुक्त पशु है, उन्होंने कभी गाय काटने से परहेज नहीं किया था, उन्होंने कभी नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से परहेज नहीं किया था। तो इस बात को वो नहीं मानते हैं। उन्होंने गाय को तो माँ बना दिया है। सावरकर तो कहते थे कि गाय को आप अगर माँ मान रहे हो तो बैल से भी एक बार पूछ लो। ये बात उन्होंने लिखी थी। तो वो उनकी आधी बातें मानते हैं जो जितनी कन्वीनियंट है।
ये हमेशा संघ की नीति रही है कि वो हमेशा उनको जो कन्वीनियंट लगता है उतना ही अडॉप्ट करते हैं, जो इनकन्वीनियंट है उनके आइडियोलॉग्स के बारे में भी वो उस बातों के लिए सावरकर रिचुअल्स के खिलाफ थे, रिलीजियस रिचुअल्स के खिलाफ। इन्होंने तो रिचुअल्स का पूरे देश में हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। लेकिन ये बात जो है कि रूढ़ी परंपरा पर है, अब इन रूढ़ी और परंपराओं के खिलाफ भी वो थे, लेकिन इनके लिए आज वो रूढ़ी परंपरा कन्वीनियंट है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आजादी के बाद 1949 में ऑर्गेनाइजर में 1950 में जब संविधान आया था 26 नवंबर को, तो उसके बाद तुरंत ऑर्गेनाइजर में गोलवलकर ने एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने कहा था, क्योंकि पंडित नेहरू ने ऐसे बात कही थी कि संघ लोगों को 200 साल पीछे ले जाना चाहता है। तो उसके जवाब में गोलवलकर ने लिखा था कि नेहरू जी ने कहा है कि संघ लोगों को या देश को 200 साल पीछे ले जाना चाहता है, तो हम उनको बता देने चाहते हैं कि संघ 200 साल नहीं 2000 साल पीछे ले जाना चाहता है। ये लिखी थी उन्होंने बात ऑर्गेनाइजर में 1950 में 27 नवंबर को। तो इसलिए इन रूढ़ी परंपराओं की बात जो उन्होंने कही है कि उन मूल्यों पर चलेगा, तो इसका परहेज होना ही चाहिए लोगों को, इस पर आक्षेप लेना ही चाहिए, आपत्ति जतानी ही चाहिए, क्योंकि इस देश में हमने देखा है कि सती की एक परंपरा थी, उसके बाद विधवाओं का केशवपन करने की परंपरा थी, विधवाओं को अलग रखने का, उन्होंने सफेद कपड़े पहनने की ये एक परंपरा रह चुकी है। यहाँ महिलाओं को शिक्षण नहीं देने का ऐसी परंपरा रह चुकी है। संघ में आज तक किसी भी महिला को प्रवेश नहीं दिया जाता है। संघ में महिलाओं को हिस्सा लेने की इजाजत ही नहीं है। ये इतनी अगर पैट्रियार्कियल हेगेमनी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आज 21वीं सदी में आप जब दुनिया के साथ कंपीट करने की बात करते हो, तब इन रूढ़ी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, ये 2020 में विजयादशमी के दिन वो ये कह रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व रूढ़ी और परंपराओं के मूल्यों पर आधारित है, और ये बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा था कि जर्नलिस्ट ने इस बात की रिपोर्टिंग करते वक्त ये विश्लेषण देना भी बहुत जरूरी था। सर, आपने परंपराओं की बात कही और उन्होंने जो बात रखी उसकी भी बात कही, लेकिन मोहन भागवत जी ने ये भी कहा उसमें कि हम यानी आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो एक बहुत ही व्यापक है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल मंदिर में घंटी बजाने से, पूजा करने पर, इतने पर नहीं कर सकते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने ही, उनकी ही संगठना ने और उनके अम्ब्रेला के अंदर जितनी संगठना है, उन्होंने 1949 से लेकर अभी 2020 तक उस राम मंदिर के लिए क्या क्या किया है इस देश में, वो सब लोगों ने देखा है। 2020 में क्या क्या हुआ वो देखा है। उस राम मंदिर का जो 5 अगस्त को सेरेमनी हुआ था, ग्राउंड लेइंग सेरेमनी अयोध्या में, तब यही मोहन भागवत वहां पे थे और उन्होंने मनुस्मृति का एक श्लोक वहां पर पढ़ा था, और उसका मतलब ये था कि इस देश की उन्नति अगर हो सकती है तो वो सिर्फ ब्राह्मणों की मार्गदर्शन से हो सकती है। क्या 2020 में उनका ये श्लोक पढ़ना आपत्तिजनक नहीं है? ये बिल्कुल है। ये मंदिर में घंटी बजाने से ज्यादा आपत्तिजनक है। और हमने कोविड जैसी साइंटिफिक पैंडेमिक जब पूरे विश्व पर छा गया, तब हमने देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री लोगों को घंटियां बजाने के लिए कह रहे थे, और उसका भी समर्थन संघ ने किया था। संघ के सारे स्वयंसेवक पूरे देश में अपनी घरों के बाहर आकर घंटियां बजा रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो जो उस वक्त के लिए कन्वीनियंट है उतनी ही बात करते हैं। कल ये बात उनके लिए कहना कन्वीनियंट था तो उन्होंने ये कह दी, लेकिन यही उनकी नीति रहेगी, इसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, वो खुद भी नहीं ले सकते कि वो हमेशा। चलिए तो जी जी। चलिए तो इसी सवाल को मैं आ रहा हूँ, और हिंदुत्व तो आपने हमें बताया, उसी के साथ उन्होंने लोगों की भी बहुत बात की थी। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व केवल एक शब्द नहीं है, ये एक विचार है जो पूरे 130 करोड़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व की
एक छत्र छाया के नीचे पूरे 130 करोड़ लोग आते हैं। और इसी से जुड़ी हुई बात उन्होंने सीएए के बारे में भी कही कि सीएए कानून है जो कानूनी रूप से पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या सही में जो आरएसएस है, मोहन भागवत की जो बात है इस बारे में, क्या आरएसएस इतना ही मर्सीफुल है माइनॉरिटीज के बारे में? नहीं, मर्सीफुल, मैं तो ये कहूंगा कि पहली बात तो मेरी आपत्ति इस बात के लिए है कि हिंदुत्व 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि नहीं है, या संघ 130 करोड़ इंडियंस का प्रतिनिधि नहीं है। मैं खुद हिंदुत्व नहीं मानता हूँ, मेरे तो वो प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि जो विचारधारा नफरत की बुनियाद पर खड़ी है, उस विचारधारा का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। और मेरे जैसे इस देश में आज भी 63% लोग हैं जिन्होंने चुनाव में इनके खिलाफ वोट किया था। तो आज भी मेजॉरिटी इंडियंस इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ है। आप किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को जाकर पूछिए, आप जैनों को जाकर पूछिए, आप क्रिश्चियंस को जाके पूछिए, आप मुस्लिम्स को, सिखों को, बुद्धिस्ट को जाकर पूछिए क्या आप मानते हैं हिंदुत्व को, तो वो भी कहेंगे हम नहीं मानते। और हिंदू भी ऐसे हैं कई सारे सेक्युलर जो कहते हैं कि हम इस नफरत की विचारधारा को नहीं मानते। तो पहली बात तो यह है कि वो 130 करोड़ के प्रतिनिधि नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि सीएए का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में पास हुआ इसलिए इसका पालन होना चाहिए, मैं उनको याद दिलाऊंगा कि इस देश में जो इमरजेंसी आई थी 1975 में, वो इमरजेंसी भी इसी देश के पार्लियामेंट ने पास की थी। उसके बाद जिन मुद्दों को लेकर 2012 से लेकर या 2010 से लेकर 2014 तक इन्होंने पूरे देश में एक प्रचार खड़ा किया था, वो 2G स्पेक्ट्रम हो, 3G स्पेक्ट्रम हो, वो कोल माइनिंग के डिसीजंस हो, वो इसी देश के चुने हुए पार्लियामेंट ने पास किए थे। तो उसके खिलाफ बोलना उस वक्त उनके लिए लाजमी था, लेकिन आज सीएए के खिलाफ बोलना लाजमी नहीं है। किसी कानून के खिलाफ बोलना या देश की इस सरकार के खिलाफ बोलना का इसका मतलब ये नहीं होता है कि देश के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने जो कहा है कि देश विरोधी घोषणा, अब सीएए के खिलाफ घोषणा देना ये देश के खिलाफ घोषणा देने जैसा उन्होंने कहा है, या ऐसा तो होता नहीं है। सरकार के खिलाफ होना इसका मतलब देश के खिलाफ नहीं है। सरकार के खिलाफ प्रचार करके ही तो ये सत्ता में आए हैं। तो क्या उतने सारे सालों में ये देशद्रोह कर रहे थे? ऐसी बात तो नहीं है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अगर दूसरे देशों में से इंडिया में नागरिकता जो मांग रहे हैं या यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं उनके लिए अगर ये प्रावधान किया गया है तो ये कानून पहले 1955 में था, उसमें अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी? अमेंडमेंट करते वक्त इसमें से सिर्फ मुस्लिम समाज को इसमें से बाहर निकाल दिया गया और बाकी 6 लोगों को या 6 रिलीजन्स को इसमें मान्यता दी गई, जिसमें क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, सिख है, जैन है, इनको इसमें परमिशन दी गई, लेकिन सिर्फ मुस्लिम को इसमें से निकाल दिया गया। क्यों? अमेंडमेंट सिर्फ इसलिए हुई है कि इनको निकालना था, इनको नागरिकता देने की इजाजत नहीं देनी थी। एक समुदाय पर अन्याय करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया, नहीं तो सिटीजनशिप एक्ट तो 1955 में बन चुका था, जिस एक्ट के तहत लालकृष्ण आडवाणी जो 1948 में इस देश में आए, उनको 1955 में यहाँ की नागरिकता मिली और 57 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, बाद में चलकर वो देश के उप प्रधानमंत्री बन गए। आज गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, इनका तो जन्म म्यांमार में हुआ था, ये वहां 22-23 साल तक रहे, ये 76-78 में इंडिया में आए, उसके बाद उसी 1955 के कानून के तहत उनको नागरिकता मिली, आगे चलकर वो आज गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो बाकी ये 5 रिलीजन्स के लोग जो भारत में आना चाहते थे, यहाँ के नागरिक बनना चाहते थे, वो पहले 1955 के एक्ट के तहत आकर नागरिकता लेकर यहाँ के चुनाव लड़कर यहाँ के
मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, तो उनको कौन रोक रहा था आज से पहले? लेकिन मुस्लिम्स को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया और इसलिए इसके खिलाफ है, इसलिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लोग है, देश है और रहेंगे। सरकार की नीतियों के भी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसी के संदर्भ में, उनके भाषण के ही संदर्भ में बात करते हैं। उन्होंने अपने जब भाषण में कहा कि कोरोना ने हमें एक क्या कहते हैं उसे, इंडिपेंडेंट होने के लिए मदद की, इंडिपेंडेंट होने का एहसास दिलाया, अगर ऐसा कहें तो। और हमें भी, यानी भारत को स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। भारत को और ज्यादा इसका प्रचार भी करना चाहिए, स्वदेशी चीजों का। लेकिन सरकार की नीतियों को देखते हुए, जिस तरह की हम प्राइवेटाइजेशन को देखते हैं, जिस तरीके से हम फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ, हम जिस तरीके से दूसरे देशों के साथ मिलजुल कर कुछ प्रोजेक्ट्स करने की बात देखते हैं, क्या हम सच में स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि आज जिसको 2020 की दुनिया समझती है, वो इस किस्म की बात कर ही नहीं सकता है। आज स्वदेशी नाम की चीज के कोई मायने नहीं रहे। अगर ये पूरे देश को आप सलाह दे रहे हो स्वदेशी का, तो आप एक बार प्रधानमंत्री से भी बात कर लो। मोहन भागवत जी ने, उन्होंने उनके साथ बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अभी 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके खुद के लिए जो प्लेन इंपोर्ट किया है, वो इंपोर्ट किया है ना कहीं और से, बोइंग से, यूनाइटेड स्टेट्स से, वो उन्होंने इंपोर्ट किया है। वो जो जैकेट पहनते हैं, वो जो पेन पहनते हैं, वो जो चश्मा पहनते हैं, वो जो घड़ी पहनते हैं, वो सारी तो इंपोर्टेड है, जो नरेंद्र मोदी पहनते हैं। उन्होंने जो सरदार पटेल का स्टैचू लगाया गुजरात में, वो भी तो चाइना से इंपोर्ट किया है। संघ का मुख्यालय जहां है रेशिमबाग का, नागपुर में, वो नागपुर की मेट्रो ट्रेन के डिब्बे और इंजन चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो किस किस स्वदेशी की बात ये कर रहे हैं? जो मोबाइल फोन्स इस्तेमाल शायद मोहन भागवत भी करते होंगे, वो भी शायद मेड इन चाइना का होगा या असेंबल्ड इन चाइना का होगा। तो आम लोगों को कहने का आप स्वदेशी का इस्तेमाल करो, लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्या ये खुद क्या करते हैं? ये आज की वर्ल्ड इकोनॉमी की ये कंपल्शन है, जिसको ये ग्लोबल विलेज आज तक हम समझते आ रहे हैं, जिसको ये ग्लोबल विलेज समझ में आया है, वो इस तरह से स्वदेशी की बात नहीं करेगा। लेकिन लोगों का ध्यान किसी और चीजों में गुमराह करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे संघ हमेशा अपनाता रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो कन्विंस नहीं कर पाते, तब वो कंफ्यूज करना चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी में मैं कहूंगा कि उन्होंने सरकार की ये भी कि उन्होंने सरकार की पीठ भी थपथपाई कोरोना को लेकर। और दूसरी बात उन्होंने चाइना की भी की कि चाइना किस तरीके से विस्तारवाद कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सेना को सलाह भी दी। उन्होंने सेना को कहा कि हमें और बेहतर तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, हमें किस तरीके से चाइना को फेस करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये श्रेणी कुछ आगे बढ़ती जाती है। सरकार का समर्थन हो या फिर उसके साथ जो भी जुड़ी हुई बातें हो, कृषि के बारे में बातें हो कि जो अभी कृषि बिल किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल तरीके से, पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो था ही था, लेकिन सारी बातें जो थी सरकार के समर्थन और जो सरकार ने नीतियां लागू की हैं, उसका एक प्रचार था? बिल्कुल था, सरकार का प्रचार था। उन्होंने, मतलब मैं तो सबसे आश्चर्यचकित हो गया जब उन्होंने कहा कि चाइना की एग्रेशन को लेकर अमेरिका चिंतित है, जापान चिंतित है और अन्य सारे कई देश चिंतित है, लेकिन इंडिया की रिएक्शन आने के बाद चाइना एक तरह से हम कहेंगे कि वो शॉक हो गया, चकित हो रह गया। इंडिया ने क्या रिएक्शन दी?
हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि चाइना ने उम्मीद नहीं की होगी कि 1962 में भी जब वॉर हुआ था तब भारत बहुत ही कमजोर हालत में था, लेकिन उसके बावजूद आखिरी दिन तक भारत वो लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद 65, 71 या 99 जितने वॉर हुए, इन सारे वॉर्स में पाकिस्तान के साथ तो इंडिया ने जीत हासिल की। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना ने एग्रेशन किया है। डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये कह दिया कि उन्होंने इतनी सारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इंडिया की हथिया ली है। हम वो पैंगोंग लेक जो फिल्मों में भी देखते आ रहे हैं, वो पैंगोंग लेक पूरी तरह से आज लद्दाख में चाइना की कंट्रोल में है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री रेडियो पर आकर, टेलीविजन पर आकर ये बात कह रहे हैं कि चाइना ने 1 इंच भी अपनी भूमि नहीं ली है, नहीं घुसे हैं, ना घुस पाए हैं। इतना सरासर झूठ कहा जो चाइना के ही फायदे में रहा उनका ये स्टेटमेंट। तो चाइना उस इंडियन रिएक्शन से चकित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा शुरुआत में कि इस तरह से सरेंडर हो जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन वो हुआ। और उससे शायद अगर चाइना चकित हुआ होगा तो ये कोई खुशी मनाने की या सम्मानजनक बात नहीं है। जिस लहजे में मोहन भागवत कह रहे थे, इंडस्ट्रीज की आपने जो बात कही थी, तो आज ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करना बहुत जरूरी है। कोविड की बात जो उन्होंने कही थी कि कोविड में इतना सक्सेस मिला है, मैं समझता हूँ क्या सक्सेस मिला है कोविड में। आज इंडिया में कोविड के 70 लाख पेशेंट हैं। क्या ये इस बात को मोहन भागवत जी कोविड के खिलाफ मिली हुई उपलब्धि मानते हैं? कोविड के दौरान हमने देखा कि 4 घंटे में लॉकडाउन अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, बिना किसी प्रिपरेशन के। ना आइसोलेशन वार्ड्स थे, ना मेडिसिन थे, ना पीपीई किट्स यहाँ पर थे, ना मास्क थे, ना सैनिटाइजर्स थे। और ये सब कुछ ना होते हुए अचानक 4 घंटों में ये लॉकडाउन अनाउंस किया गया। पहले तो इसमें देरी की। ये तो जनवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोविड का पैंडेमिक का इन्फेक्शन इंडिया में शुरू हो रहा है। पहला पेशेंट जनवरी में मिला था केरला में, जो हुआंग से आया था, वुहान से। वो जनवरी में पेशेंट आया था। 12 फरवरी से लेकर विपक्ष ये बार बार कह रहा था कि इसके बारे में आप सचेत हो जाओ, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ लाकर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ लाकर एक बहुत बड़ा उसके उसके समर्थन में एक बड़ा प्रोग्राम गुजरात में रखा गया। उसके बाद, और पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा था, उसके बाद अचानक 24-25 तारीख को मार्च की ये अनाउंस कर दिया गया बिना किसी प्रिपरेशन के। उसकी वजह से लाखों करोड़ों माइग्रेंट लेबर्स को पैदल चलकर जाना पड़ा, हजारों किलोमीटर तक। उनकी वापस घर जाने की भी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई थी। कई सारे उस जाते वक्त, लौटते वक्त रास्तों में मर गए उस धूप में। कहीं खाने का इंतजाम नहीं था, लोगों के पास राशन नहीं था, स्टोर नहीं किया गया था। तो इसके बिना ये पूरा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। इसको मोहन भागवत उपलब्धि मानते हैं कि करोड़ों लोगों को इस देश के पैदल चलकर जाना पड़ा हजारों किलोमीटर, और रास्ते में उनमें से कई लोगों की मौत हो गई। इस पैंडेमिक आने से पहले बेरोजगारी का प्रमाण इस देश में सबसे ज्यादा था। 45 सालों में सबसे ज्यादा मात्रा में इस देश में बेरोजगारी बन चुकी थी। कोविड के बाद कई 3 करोड़ लोगों के ऑर्गेनाइज सेक्टर में 3 करोड़ लोगों के जॉब्स गए। अनऑर्गेनाइज में कितने बेरोजगार हो गए वो तो पता ही नहीं है। आज जीडीपी 45 साल में, 40 साल में पहली बार अपनी न्यूनतम लेवल पर आ गया है इस देश का। वैक्सीन जब भी आएगा, पता नहीं कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन उसका जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, उसके लिए हम कहाँ हैं? 4 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर वो स्टोर करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा और एडमिनिस्टर करना होगा उस वैक्सीन को। उसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। उसकी प्रिपरेशन कहाँ हो रही है?
और ये प्रिपरेशन ना होते हुए बिहार की चुनाव में एक चुनावी जुमला दिया जाता है घोषणा पत्र में कि हम मुफ्त में बांटेंगे, और वहां पर मुफ्त में बांटेंगे क्योंकि वहां चुनाव है, और अन्य प्रांतों में जहां चुनाव नहीं है वहां के नागरिकों का क्या दोष है कि वहां उनके यहाँ चुनाव नहीं है, उनको क्यों ये फ्री में नहीं मिलेगा। और इन सारी बातों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख एक उपलब्धि की तौर पर लोगों से बात करते हैं कि ये उपलब्धि रही है। ये हैरान होने की बात है। जी हाँ, जी। हैरान होने की बात ये है। और उसी के साथ उसी दिन और भी कई प्रोग्राम हुए। एक प्रोग्राम हुआ मुंबई में शिवसेना का, विजयदशमी के दिन भाषण हुआ उद्धव ठाकरे का, कि जो इस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने भाषण में हिंदुत्व और हिंदुत्व से रिलेटेड जुड़ी हुई और भी बातें की। उन्होंने सरप्राइजिंगली मोहन भागवत जी की इस बात का समर्थन भी किया। कई बातों का, नीतियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने हिंदुत्व का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से व्यापक रूप से जो हमारा हिंदुत्व है, वही आरएसएस का भी हिंदुत्व है, और सरकार पर टीका भी की। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जो है, या फिर महाराष्ट्र की सरकार में सबसे बड़ी पार्टी जिसका सबसे बड़ा एक तरीके से क्लाउड है, वो भी आरएसएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है? देखिए, एक एक बात इसमें ऐसी है कि एक तो वो मुख्यमंत्री है की हैसियत से उनकी ये स्पीच नहीं थी। वो शिवसेना के प्रमुख के नाते शिवसेना की जो परंपरा रही है दशहरे के दिन अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का, तो उस परंपरा की तहत, उनकी पार्टी की परंपरा के तहत शिवसेना प्रमुख की हैसियत से वो लोग उनके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। तो ये पॉलिटिकल स्पीच था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ये कहते वक्त, मतलब बीजेपी पर आपत्ति लेते वक्त या टिप्पणी करते वक्त उन्होंने ये कहा कि हमारा हिंदुत्व ये मंदिरों में घंटियां बजाने से ज्यादा आतंकवादियों की बजाने वाला हमारा हिंदुत्व है। तो वो अब हम ये कहते हैं कि रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अपने हिंदुत्व को, क्योंकि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ यहाँ की सरकार में है। और हमने देखा कि राज्यपाल को भी, गवर्नर को भी उन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि संविधान की शपथ लेकर मैं इस राज्य का प्रमुख बना हूं, तो संविधान में अगर सेक्युलरिज्म कहा गया है तो उस मैं भी आज संविधान की शपथ लेने के बाद सेक्युलरिज्म की बात करना मेरे लिए अनिवार्य है और वो मैं करूंगा, उस हिसाब से काम करना। तो ये बात उन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने कही थी। पॉलिटिकल स्पीच देते वक्त उन्होंने जो ये बात कही, इस पर मुझे भी आपत्ति है, क्योंकि मैं फिर से ये कहूंगा कि शायद उद्धव ठाकरे ने भी मोहन भागवत जी का ये पूरा स्पीच नहीं सुना, या इसमें जो मतलब जो कहा वो तो सुना होगा, लेकिन जो नहीं कहा वो भी सुनना चाहिए था, वो शायद उन्होंने नहीं सुना है। और क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये परंपराओं की बात उन्होंने की थी, रूढ़ी की बात मोहन भागवत ने कही थी। तो अस्पृश्यता इस देश की परंपरा थी कुछ सालों पहले तक। तो क्या अस्पृश्यता का पालन करना चाहिए आज? तो आज अगर इस बात को समझेंगे तो आज उद्धव ठाकरे भी कहेंगे नहीं, अस्पृश्यता का पालन नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म की जो परंपराएं है हिंदुत्व की, जो मोहन भागवत को एक्सपेक्टेड है क्योंकि उनकी ओरिजिनल आइडियोलॉजी से वो आती है, इस बात से तो उद्धव ठाकरे भी नकारेंगे। लेकिन जनरलाइज टर्म में जब वो बात करते हैं कि बीजेपी ने संघ से सीखना चाहिए, तब आम आदमी जब इस खबर को पढ़ता है तो उसके मन में इस तरह से कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है। और वो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ये विश्लेषण कर रहे हैं कि ये गलती उद्धव ठाकरे ने भी की है जब उन्होंने कहा कि संघ का अनुकरण करना चाहिए बीजेपी ने। तो ये उनकी भी गलती रही है। चलिए, उनकी ये तो गलती थी, और उनकी और एक गलती थी जहां पर उन्होंने कहा कि हमारी तो मांग सालों से रही है कि मोहन भागवत जी को देश का राष्ट्रपति बनाया जाए। तो क्या ये आपत्तियों से भरा एक और एक भाषण नहीं था सर? आपको ऐसा नहीं लगता जो उद्धव ठाकरे ने किया? बिल्कुल, उनकी उनके भाषण में कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आपत्ति है, मुझे आपत्ति है।
लेकिन ये बातें जो लोगों की समझ में आनी चाहिए, ये जो खासकर ऐसी बातें हैं कि बीजेपी ने संघ का अनुकरण करना चाहिए या हम उस तरह का हिंदुत्व मानते हैं जो सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है या गाय को माँ बनाने वाला हिंदुत्व नहीं है। ये सारी बातें जो उन्होंने कही थी, तो इसके पीछे का जो मतलब है या सार है, वो लोगों की समझ में आना चाहिए। इसलिए मुझ पर उस पे भी आपत्ति है। मोहन भागवत जी के को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, ये जो उनकी बात रही है, उस पर भी मुझे बहुत ही कड़ी आपत्ति है इस मामले में। क्योंकि जो इस तरह से एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन हेट्रेड जो लेकर चले हैं इतने सालों से, या जाति वर्चस्व की बात जो आज भी 6 अगस्त तक कर रहे थे, अयोध्या के भूमि पूजन के दिन तक, तो उस पर मुझे जरूर आपत्ति है और बहुत कड़ी आपत्ति है। तो चलिए, ये जो भाषण था 25 अक्टूबर को मोहन भागवत जी का, कोरोना से लेकर तो सीए और फिर सरकार की कई नीतियों पर उन्होंने बात की, उसका हमने यहाँ पर विश्लेषण किया। उनकी कई चीजों का समर्थन जो है उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में भी किया, और इन्हीं सब बातों पर हमने विस्तार से चर्चा की। आप भी हमें बताइए कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज जरूर बताइएगा, और ये चर्चा देखने के लिए, हमारी बातचीत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।